तो लापरवाही का नतीजा ये है कि देश भर में कोरोना के आंकड़े अब तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीते 24 घंटों की भी अगर बात करें तो 46,000 केसेस अकेले बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। 212 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 21,000 लोग ठीक भी हुए हैं। तो ये तस्वीर इस वक्त 24 घंटे के लिहाज से कोरोना के आंकड़ों की दिखाई देती है। बात अगर महाराष्ट्र की करें तो वहां पर हालात लगातार खराब हैं। पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु में भी तस्वीर बिगड़ रही है। इस वक्त आपको हम आंकड़े भी दिखा रहे हैं। ये 24 घंटे के आंकड़े हैं, जहां पर टोटल केसेस 46,000 से ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। लेकिन यहां पर चौंकाने वाली बात यह है कि अभी भी जिस तरह से बीते साल तस्वीर दिखाई दी थी, महाराष्ट्र टॉप कर रहा था इन आंकड़ों में। और वहीं केसेस की संख्या अगर आपको हम स्टेट वाइज भी दिखाएं तो दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। पंजाब में भी 2600 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में देखिए, अकेले महाराष्ट्र में 30,535 केसेस सामने आए, जबकि 99 लोगों की मौत हुई है। पंजाब में 250 के पार केसेस। और किस तरह से महाराष्ट्र में देखिए हालात क्यों सबसे ज्यादा खराब है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। अकेले एक दिन में 100 के करीब लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केसेस की संख्या भी अगर आप देखें तो ये 2 लाख के पार दिखाई देती है। और अकेले एक दिन में 30,535 केसेस सामने आए, और इसीलिए महाराष्ट्र को लेकर चिंता यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हम ये मानते हैं कि जो संख्या है उस संख्या में भले एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स बहुत है, लेकिन जो सिम्टोमेटिक है, जिनको मेडिकेशन की आवश्यकता है या हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता है, आज उनके लिए बेड्स उपलब्ध नहीं है। और जो बेड्स जहां उपलब्ध भी है, वहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा खर्चा लोगों को आ रहा है, लोगों के बिल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं रेगुलेशन लाकर लोगों को मदद करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर जो परिस्थिति महाराष्ट्र में, वो तो देश में है, फिर भी महाराष्ट्र में केसेस क्यों बढ़ रही है, ये एक हमारे सामने भी बहुत बड़ी गुत्थी है। परिस्थिति बहुत गंभीर है और बहुत विकट है, तथापि उस पर लॉकडाउन कोई इलाज नहीं है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। सम्माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, लेकिन जनता ने खुद अपने आप को शिस्त लगाने चाहिए। स्वयं शिस्त जब तक लगाएंगे नहीं, और मैं जवाबदार हूँ ऐसा जब तक कहेंगे नहीं, तब तक के प्रशासन जो भी कुछ भी कर रहा है उसका लाभ जनता को मिलेगा नहीं। हमारी प्रायोरिटी जनता की जान बचानी है। तो नेता यहां पर इस बात का जिक्र करते हुए कि लॉकडाउन हल नहीं है, लेकिन लोगों को भी लापरवाही से बचना होगा। आपको हम ले चलते हैं इस वक्त मुंबई। हमारे संवाददाता पंकज उपाध्याय वहां से जुड़ गए हैं। पुणे से पंकज खेलकर हमारे साथ हैं, गोपी घांगर अहमदाबाद में है, रवीश पाल सिंह भोपाल से जुड़ गए हैं और मंजीत सहगल चंडीगढ़ में मौजूद हैं। लेकिन पंकज, शुरुआत आपसे ही करते हुए, 2.15% ये मृत्यु दर हो गया है महाराष्ट्र में। और हैरानी की बात यह है कि बीते साल से क्या हमने कोई सबक नहीं लिया? क्या परिस्थितियां आप ग्राउंड पर देख रहे हैं? मीनाक्षी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। पूरे राज्य भर में स्थिति जो है वो दिन प्रतिदिन और ज्यादा गंभीर होती जा रही है। और चिंता का विषय सबसे बड़ा ये है कि पहले तो सिर्फ आंकड़े बढ़ रहे थे, लेकिन अब मौत का आंकड़ा भी वो हर रोज बढ़ता जा रहा है। मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो स्टेट कोविड टास्क फोर्स के मेंबरान हैं, उनका कहना है कि आने वाले दिनों में ये संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। मुंबई के लिए तो कहा जा रहा है, क्योंकि अब संख्या कल 4,000 के पास तक पहुंच गई थी, ये संख्या बढ़कर आने वाले दिनों में 6,000 तक पहुंच सकती है। अब मोर्टेलिटी रेट क्यों बढ़ रहा है, इसके ऊपर तो मेडिकल एक्सपर्ट्स कमेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन शिवसेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जो कि कुछ दिनों पहले तक कह रहे थे कि लॉकडाउन लगाना एक उपाय नहीं है, उन्होंने हाल ही में नंदुरबार में कह दिया कि लॉकडाउन भी अब एक ऑप्शन है। अब इसका कारण यह है कि दूर दराज इलाके जैसे नंदुरबार है, जो कि ट्राइबल बेल्ट है, वहां भी ये वायरस पसर चुका है। नांदेड़ है, नंदुरबार है, छोटे छोटे इलाकों में भी अब वायरस जा रहा है। इसको देखते हुए राज्य सरकार की इस वक्त नींदें उड़ी हुई हैं। अब जहां तक अगर मैं मुंबई की बात करूं, एहतियातन अब यहां पर बीएमसी क्या कर रही है, रैंडम चेक्स उसने कर दी है। मॉल्स में अगर आपके पास आरटीपीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट नहीं है तो आप अंदर एंट्री नहीं ले सकते। वहां भी रैपिड एंटीजन आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा, चाहे वो पार्किंग लॉट्स है, क्राउडेड प्लेसेस हैं, रेस्टोरेंट, होटल्स के बाहर। अब देखिए पंकज, यहाँ पर कि लोग भी थोड़ा अलर्ट रहे। हम पुणे का भी रुख कर लेते हैं। पंकज खेलकर वहां से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। पंकज, देखिए आज से ठीक 1 साल पहले 22 मार्च को प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू की अपील की थी। आज ठीक 1 साल पूरा हो गया है, लेकिन सबक लेने में क्या हम चूक गए हैं? क्योंकि ये दूसरी बार जिस तरह से कोरोना की वापसी हुई है महाराष्ट्र में, ये बहुत डरा रही है इस वक्त। पुणे में क्या हालात हैं? देखिए मीनाक्षी, जैसे महाराष्ट्र के आंकड़े बहुत ज्यादा है, वैसे ही पुणे में भी आंकड़े बहुत ज्यादा है। और जो देखा गया कि इस बार जो विदर्भ से
कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ फरवरी महीने में, वो बड़े शहरों में राज्य के फैल चुका है। और जो दलील दी जा रही है, लोग तो लापरवाह दिखाई दे रहे हैं और उसी वजह से ये कोरोना फैल रहा है ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन टेस्ट बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा कर रहे हैं। पुणे की ही बात करें तो कल के तारीख में 3000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं और टेस्ट तकरीबन 12,000 रोजाना हो रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। और ये एक वजह है कि ज्यादा पॉजिटिव लोग आ रहे हैं। लेकिन उसके अंदर एक बड़ी बात यह है कि ज्यादा इससे खतरा नहीं है। लोग भले ही ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से बहुत ज्यादा सीरियस पेशेंट्स पहले आ रहे थे वैसे नहीं है। असिम्प्टोमेटिक पेशेंट बहुत ज्यादा है और जो हिदायत दी गई है लोगों को कि एक दूसरे से दूर तो रहना है, लेकिन जो ये वायरस है 1:20 के रेशियो में वो इन्फेक्ट करते जा रहा है। ऐसा एक लौटेंगे आपके पास। गोपी गांगर भी हमारे साथ मौजूद हैं। गोपी, अहमदाबाद की तो हमने मार्केट की तस्वीरें देखी थी और बहुत हैरानी इस बात को लेकर होती है कि हम सबक लेने में क्यों चूक रहे हैं। क्या वैक्सीन आने के बाद लोगों में ये लापरवाही बढ़ गई है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं मीनाक्षी की लापरवाही बहुत ज्यादा है, लेकिन फिलहाल हम मौजूद है जो कोरोना का फ्री टेस्टिंग हो रहा है, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि सबसे ज्यादा टेस्टिंग होंगे उतने ही ज्यादा मरीज आएंगे तो कोरोना को रोका जा सकता है। तो उसके चलते यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरीके की फ्री कोरोना टेस्टिंग की जा रही है। वहां पे सुबह से ही लाइन लगना शुरू हो जाती है। सरकार प्रशासन बार बार ये कह रही है कि जो उनका टारगेट है वो 1.5 लाख वैक्सीन से अब 3 लाख, दिन में 3 लाख वैक्सीन करना है। लेकिन गुजरात में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें जो डॉक्टर है जिनको वैक्सीन के दोनों डोज दे चुके हैं, बावजूद उसके उनको कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। हालांकि उनकी इंटेंसिटी जो है वो बेहद कम है, लेकिन हाँ ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं। तो वैसे में अब लोग जो है वो कोरोना का जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग को बढ़ाया जा रहा है। साथ ही अगर अहमदाबाद की बात की जाए तो अहमदाबाद में करीब 400 से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटे में पाए गए हैं। प्रशासन ने सिटी बस को बंद कर दिया है, पार्क को बंद कर दिया है, लेक फ्रंट को बंद कर दिया है। लेकिन सवाल यही है कि लोगों की जो लापरवाही है वो उतनी ही है। संडे के दिन इस वक्त चिंता पैदा करिए गोपी। देखिए, वैक्सीन आने के बाद देश में लापरवाही बढ़ी और 11 फरवरी के बाद में रोज आने वाले केसेस 368% बढ़े हैं, 368%। मंजीत सहगल, आप चंडीगढ़ में मौजूद है, वहां की क्या तस्वीर है? जी मीनाक्षी, जहां तक चंडीगढ़ का सवाल है, चंडीगढ़ में 234 मामले हैं और 24 घंटों के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। पड़ोसी राज्य हिमाचल में भी एक व्यक्ति मौत के मुंह में चला गया है और अब तक 1000 से ज्यादा कोरोना वायरस संक्रमित लोग मारे जा चुके हैं। वहीं पंजाब की बात करें तो पंजाब में स्थिति भय से भयावह होती जा रही है। 24 घंटों के दौरान 2669 ताजा मामले सामने आए हैं, 44 लोग मौत के मुंह में गए हैं। और राज्य सरकार के निर्देशों की अगर बात करें तो उसे राज्य के राजनीतिज्ञ खुद धता बता रहे हैं। और रविवार को ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोगा में जो रैली आयोजित की उसमें बहुत कम लोग मास्क पहने हुए थे। यहां तक कि पुलिस वाले खुद भी सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे नॉर्म्स का पालन नहीं कर रहे हैं। पंजाब में मृत्यु दर की बात करें तो राष्ट्रीय औसत से लगभग दुगनी है। इसका बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि पंजाब में एक तो जो ज्यादातर संक्रमित है बहुत देरी से अस्पतालों में पहुंच रहे हैं और दूसरा बड़ा कारण यह है कि ज्यादातर जो इन्फेक्टेड लोग हैं 80% से ज्यादा वो बुजुर्ग हैं, यानी सीनियर सिटीजन है। पंजाब सरकार ने मंजीत, हमारे साथ भोपाल से इस वक्त रवीश भी मौजूद हैं। रवीश, हम आम लोगों की लापरवाही की बात तो बार बार कर रहे हैं, लेकिन हमारे राजनेता भी तो उससे पीछे नहीं है। पॉलिटिकल प्रोग्राम्स जो होते हैं, सभाएं जो होती हैं, कोरोना के लेकर जो प्रोटोकॉल है, धज्जियां उड़ती तो वहां भी दिखाई देती है। जिम्मेदारी लेने की कमी तो वहां भी है। क्योंकि हाल ही में जब उपचुनाव हुए थे तब ये तमाम बातें उठ रही थी कि हजारों की संख्या में लोग रैलियों में जुट रहे थे, चुनावी कैंपेन चल रहे थे, लेकिन तब कोरोना नहीं फैल रहा था, जबकि देश के अन्य राज्यों में तब कोरोना की लहर थी। उसके बाद अचानक से कोरोना के मामले आने कम हो गए थे। सवाल ये उठता है कि राजनेता भी यहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते दिख तो रहे हैं, लेकिन देर सवेर उनमें इस बात की समझ आती है, लेकिन लोग भी लापरवाही बरतने में पीछे नहीं है। और भोपाल में जब हम बात करते हैं तो जो भोपाल अभी तक इंदौर से पीछे चल रहा था कोरोना के मामलों में, वो पिछले 4 दिनों के मामले अगर देखे जाए तो वो इंदौर को काफी पीछे छोड़ चुका है। भोपाल, इंदौर और जबलपुर, ये 3 ऐसे शहर हो गए हैं पूरे मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश में जो कुल मामले सामने आ रहे हैं कोरोना के, उसके 70% मामले सिर्फ इन 3 शहरों से सामने आ रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़े शहरों में रहने वाले जो लोग हैं वो भले ही एक तरफ वैक्सीन को लेकर उत्साहित तो हैं, लेकिन वैक्सीन आ जाने के बाद से लापरवाही भारी पड़ती दिख रही है। और यही वजह है मीनाक्षी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ये कहना पड़ा है कि पिछले साल 22 मार्च को जब जनता कर्फ्यू लगा था,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर पूरे देश भर में थालियां बजाकर उत्साहवर्धन किया गया था स्वास्थ्यकर्मियों का। अब 23 मार्च को भोपाल में या पूरे मध्य प्रदेश में सायरन बजाया जाएगा 2 मिनट के लिए और लोगों को संकल्प दिलाया जाएगा कि वो लेकिन जरूरी यही है कि जो भी ये कदम उठाए जा रहे हैं उन्हें लेकर हम जागरूक रहें। वैक्सीन आने का मतलब ये नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया है। ये सवाल सबके मन में है कि क्या लॉकडाउन फिर लग सकता है। हालांकि इस बीच कई राज्यों में पाबंदियां पहले ही लागू हो चुकी हैं। आंशिक लॉकडाउन से लेकर नाइट कर्फ्यू के आदेश महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब और गुजरात जैसे राज्यों में निकाले जा चुके हैं और इसकी वजह है आगे आने वाले त्योहार, जिनके दौरान संक्रमण तेजी से बढ़ने की आशंका है। बारह मार्च 2020 इसी दिन भारत में कोरोना से पहली मौत हुई थी। करीब साल भर बाद यानी 20 मार्च 2021 तक ये वायरस 1,59,755 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। एक साल में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को मौत के मुंह में धकेलने वाला वायरस न सिर्फ अभी जिंदा है बल्कि एक बार फिर पूरी ताकत के साथ सिर उठाने लगा है। मुश्किल यह है कि मौजूदा दौर में जिसे कोरोना की दूसरी लहर कहा जा रहा है, लोग मास्क और एक दूसरे से दूरी जैसी सावधानियों को भूल चले हैं। मास्क गिर गया मेरा। तो आप मास्क ले लीजिए। अब ले वही तो कह रहा हूं, दुकान देखने नहीं लेऊंगा सर। आपको लगता है कि गलती है मास्क नहीं पहनना? हाँ जी सर। नाक के ऊपर ही है, थोड़ा सा नीचे हो गया, नाक के ऊपर ही है। हाँ बिल्कुल जरूरी है, सबसे कहते हैं मास्क लगा के रखो, गाड़ी में मास्क लगा के रखना चाहिए। लगा लेंगे, थोड़ा लगाए थोड़ा दम घुटने लगता है, इसके चलते थोड़ा कम कर लेते हैं। आपको लगता है मास्क लगाना चाहिए? आप लोगों को कहते हैं मास्क लगाना? हाँ, मैं तो हर सवारी को मना करता हूँ कि आप मास्क लगा कर बैठिए गाड़ी में। भारत में 16 सितंबर 2020 को 97,894 नए मरीज दर्ज किए गए थे। ये आंकड़ा अभी तक का सबसे ज्यादा है। इसी दौरान रोजाना करीब 1,000 लोगों की मौत भी दर्ज की जा रही थी। 15 सितंबर 2020 को देश में 1290 मरीजों की मौत हुई थी। ये भी देश में मौत का अभी तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। दिवाली के पहले के आंकड़े एक बार फिर से चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि होली के ठीक पहले संक्रमण ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। सोशल डिस्टेंसिंग ना मेंटेन करने की वजह से दिवाली में केसेस एकदम से बढ़े थे। होली में जिस तरह से कम्युनिटी सेलिब्रेशन होता है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ही जरूरी होगा और अगर इसका ठीक तरीके से पालन नहीं हुआ तो केसेस एकदम से बढ़ सकते हैं। कुछ राज्यों में अभी लॉकडाउन के हालात हैं, तो होली में हम किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकते। किसी भी तरह की छूट या ढिलाई से काफी नुकसान हो सकता है। पिछले साल और इस साल में फर्क बस इतना है कि इस बार वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन टीका सीमित लोगों को लगाया जा रहा है और इसका असर दिखने में भी वक्त लगेगा। लिहाजा कोरोना से लड़ाई एक बार फिर पुराने तौर तरीकों से ही लड़ी जा रही है, यानी कई राज्यों में पाबंदियां शुरू हो चुकी हैं। नागपुर में लॉकडाउन को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। मुंबई के सभी मॉल में एंट्री से पहले कोरोना टेस्ट कराना जरूरी हो गया है। गुजरात की बात करें तो अहमदाबाद में शनिवार और रविवार को मॉल और थिएटर बंद कर दिए गए हैं। सूरत में सोमवार सुबह तक सभी मॉल बंद कर दिए गए हैं। पंजाब के 11 जिलों में 31 मार्च तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। इस दौरान स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे और परीक्षाएं भी टाल दी गई हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो इंदौर, भोपाल और जबलपुर में सोमवार सुबह तक लॉकडाउन लागू है। इन तीनों शहरों में 31 मार्च तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। आज जो है हमारे जितने भी इंटरनल पॉइंट्स हैं, ऑटो नाके, सब जगह व्यवस्थाएं लगी हुई हैं। करीब 22 इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं, 122 छोटे लोकेशन है जहां की बल लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त ड्रोन से, अनाउंसमेंट्स की व्हीकल से, अपनी डायल 100 की व्हीकल से, जितने भी हमारे संसाधन है, अनाउंसमेंट्स लगातार कर रहे हैं ताकि जन जागृति आए, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट रहे और हमको जो इन्फोर्समेंट में सुविधा रहे। जो लोग ये सोच रहे थे कि वैक्सीन आने के बाद कोरोना की कहानी पुरानी हो गई, उनके लिए संक्रमण और मौत के तेजी से बढ़ते आंकड़े खुली चेतावनी है कि बचाव होगा तो सिर्फ सावधानी से, क्योंकि वैक्सीन अभी तक हर किसी की पहुंच में नहीं है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
और अब बात महाराष्ट्र में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी से मचे सियासी संग्राम की। इस मामले को लेकर सामना ने आज के संपादकीय में कुछ अहम सवाल उठाए हैं और बीजेपी पर साजिश के आरोप लगाए हैं। सामना ने पूछा है, सरकार को परेशानी में डालने के लिए कोई परमबीर सिंह का क्या इस्तेमाल कर रहा था? जिस सचिन वाजे की वजह से तूफान खड़ा हुआ, उसे इतने असीमित अधिकार किसने दिए? अगर सचिन वाजे को उस समय रोका गया होता तो मुंबई पुलिस कमिश्नर पद की प्रतिष्ठा बच गई होती। सामना ने देवेंद्र फडणवीस के दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात पर लिखा, देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जाकर मोदी शाह से मिलते हैं और 2 दिन में परमबीर सिंह ऐसा पत्र लिखकर खलबली मचाते हैं। उस पत्र का आधार लेकर विपक्ष जो हंगामा करता है, ये एक साजिश का हिस्सा नजर आता है। सामना ने लिखा है कि महाराष्ट्र में केंद्रीय जांच एजेंसी इसका निरंकुश इस्तेमाल शुरू हो गया है। कोई भी उठेगा और आरोप करेगा किसी के ऊपर भी। आजकल तो बहुत बड़ा सिलसिला चल रहा है। वैसे आरोप इस देश के सभी राजनेताओं के ऊपर होते हैं और होते आ रहे हैं। आप देखिए, केंद्र में कितने मंत्री उनके ऊपर आरोप होते हैं, महाराष्ट्र में होते हैं और राज्यों में होते हैं। अगर हर सबका इस्तीफा हम लेकर बैठे तो सरकार चलाना मुश्किल होता है। लेकिन परमबीर सिंह जो मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर है, उसने जो एक लेटर बॉम्ब ऐसे कोई बॉम्ब भी नहीं होता, लेटर बॉम्ब नहीं होता। बॉम्ब तो अलग तरह से होते हैं। तो इस लेटर बॉम्ब में जो कुछ लिखा है, उस बारे में खुद अनिल देशमुख जी ने भी कहा है कि उनकी जांच हो जाए, उनकी जांच होनी चाहिए। ये सब जो आरोप है और मुख्यमंत्री खुद जांच करें। कल शरद पवार साहब ने भी कहा है कि जूलियो रेगो जो सुपर है, एक उनकी छवि जो है पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सबसे ऊपर है, कि उनको जांच करने थे। अगर ये चैलेंज सरकार स्वीकारने को तैयार है जांच का, तो आप बार बार इस्तीफे की बात क्यों करते हो? तो महाराष्ट्र की राजनीति से आगे बढ़ते हुए आपको ले चलते हैं बंगाल। बंगाल में बंगाली वर्सेस बाहरी। মামাটি মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়ে সাধারণ মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়ে त्योहार मनाने के लिए भाजपा सरकार बनने के बाद किसी को कोर्ट की मदद की जरूरत नहीं पड़ी। মে মাস থেকে 18 বছর বয়সের হলেই बंगाल के चुनाव में कौन बाहरी है, कौन बंगाली है, ये सवाल खड़ा हुआ है। बंगाल में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हुआ और घोषणा पत्र में पार्टी ने यह संदेश दिया कि 5 साल में सुनार बांग्ला का संकल्प पूरा होगा। चुनावी युद्ध की रणभेदी तो बच चुकी है। अब बंगाल में वादों की डुगडुगी भी सुनाई देने लगी है। टीएमसी के बाद कल बीजेपी ने भी अपना चुनावी पिटारा खोल दिया। कोलकाता में अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी ने बंगाल में परिवर्तन के नारे के साथ अपना संकल्प जारी कर दिया। बड़े बड़े वादे किए और बड़ा चुनावी कार्ड खेला। महिलाओं के लिए बीजेपी का बड़ा वादा है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण, केजी से पीजी तक महिलाओं की पढ़ाई फ्री होगी। विधवा पेंशन 3000 रुपए प्रति महीना की जाएगी। इसके साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट महिलाओं के लिए फ्री होगा। दलित और आदिवासी छात्राओं को आर्थिक मदद दी जाएगी। दूसरा बड़ा वादा, किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे। भूमिहीन किसानों को 4000 की सहायता मिलेगी। तीसरा बड़ा वादा, बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान योजना से जोड़ेंगे। ये संकल्प है, देश में 16 से ज्यादा राज्यों में जिसकी सरकार है
वो पार्टी का ये संकल्प है जिसकी पूर्ण बहुमत की सरकार 2 बार लगातार 30 साल के अस्थायी काल के बाद भारत में बनी है, उस पार्टी का ये संकल्प। ममता पर बीजेपी तुष्टीकरण का आरोप लगाती है। मकसद हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करना भी है। पार्टी राज्य में 5.5 करोड़ बंगाली हिंदू वोटर्स में अपनी पैठ मजबूत करना चाहती है। इसकी झलक प्रचार और चुनावी वादों दोनों में साफ साफ दिख रही है। बीजेपी ने ऐलान किया, पश्चिम बंगाल में अगर उनकी सरकार बनती है तो प्रदेश में बेरोक टोक हर धर्म का त्योहार मनाया जाएगा। पुरोहितों को 30,000 रुपए महीना वेतन दिया जाएगा। मंदिरों के नवीनीकरण के लिए 100 करोड़ का फंड जारी होगा। कि पूरे देश भर में बेरोक टोक हर धर्म का त्योहार मनाया जाए, विशेषकर सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा का त्योहार मनाने के लिए भाजपा सरकार बनने के बाद किसी को कोर्ट की मदद की जरूरत नहीं पड़ी। बीजेपी ने तुष्टीकरण और घुसपैठ को मुद्दा बनाया। बीजेपी का वादा है कि सरकार बनी तो तुष्टीकरण बंद होगा, घुसपैठ को पूरी तरह रोक देंगे। कि व्यक्ति क्या सीमा पार से परिंदा भी पैर न मार पाए, इस तरह की सीमा सुरक्षा की व्यवस्था, घुसपैठ को पूर्णतया बंद करने का काम बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी और समयबद्ध तरीके से बॉर्डर फेंसिंग को स्ट्रेंथनिंग करना, आउटपोस्टों को स्ट्रेंथनिंग करना, सीसीटीवी सर्वेलेंस से थानों को जोड़ना और थानों की घुसपैठ जब होती है तो जिम्मेदारी तय करना, ये सारे काम हम करेंगे। बीजेपी के संकल्प पत्र में मतुआ समुदाय को साधने के लिए नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बड़ी घोषणा की गई। वादा किया, पहली ही कैबिनेट में CAA पर फैसला होगा, शरणार्थियों को आर्थिक मदद दी जाएगी। 70 साल से जो शरणार्थी यहाँ पर आकर बसे हैं, जिनको इनके मन में दर्द है कि हम वहां से शरणार्थी बनकर आए, आज हमारी नागरिकता नहीं। 70 साल से वो अवैध तरीके से रहे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पहली ही कैबिनेट में लागू कर वो सभी को नागरिकता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी के चुनावी पिटारे से रोजगार पर भी वादा किया गया था। 5 साल में बंगाल के हर परिवार से कम एक व्यक्ति को नौकरी देने का इरादा जताया गया। बीजेपी ने वादा किया कि OBC समुदाय में महेशी और दूसरी हिंदू जातियों को लाया जाएगा। सभी सरकारी कर्मचारियों को 7 वेतनमानों का फायदा दिया जाएगा। मत्स्य पालकों को हर वर्ष 6,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही बंगाल में 3 नए एम्स खोलने का वादा भी किया गया। राज्य में 2 रुपए प्रति यूनिट बिजली देंगे। बीजेपी के संकल्प पत्र में बंगाल के हर वर्ग, हर इलाके को जगह दी गई है। चुनावी वादा ऐसा कि पूरे बंगाल को बदल देंगे, लेकिन पैसा कहां से आएगा? सवाल उठने से पहले ही अमित शाह ने इसका जवाब कुछ इस अंदाज में दिया। पत्रकार बाद में बातचीत में मुझे ऐसा न पूछे कि इसके पैसे कहां से आएंगे, क्योंकि बंगाल के बजट के 15% से ज्यादा नहीं है। आने पाई का हिसाब कर इस बनाया गया है। मैं बनिया हूं, मुझ पर भरोसा रखना। हमने जो कहा है वो सब हम कर पाए, ऐसी स्थिति नहीं। समझना मुश्किल नहीं कि बीजेपी ममता को घेरने के लिए किसी भी मोर्चे पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, फिर चाहे बात धर्म की हो, जाति की हो या फिर विकास के चुनावी वादों की हो। अब देखना ये होगा कि राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील और सक्रिय बंगाल की जनता इन वादों पर कितना भरोसा करती है या फिर उसे सियासी चकल्लस और लॉलीपॉप समझती है। अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी किया तो फौरन टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने बहारी का सवाल खड़ा कर दिया, यानी लड़ाई बांग्ला बनाम बहारी के नए सिरे से शुरू हो गई। सत्रह मार्च को ममता बनर्जी ने 146 पन्नों के अपने मैनिफेस्टो में पिछले 10 साल की उपलब्धियां गिनवाई। कई वादे भी किए। नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ साथ किसानों और गरीबों के विकास के लिए सब कुछ था। 4 दिन बाद
जब बीजेपी अपना मेगा संकल्प पत्र लेकर आई तो लगा बंगाल में परिवर्तन की आंधी ही आ गई हो। ममता से वादों की रेस में आगे निकलने की होड़ साफ दिख रही थी। बीजेपी ने ममता बनर्जी को तुष्टीकरण के चुनावी पिच पर फिर से क्लीन बोल्ड करने की कोशिश की। बीजेपी ने बंगाली हिंदू वोटर्स को लुभाते हुए बिना रोक-टोक धार्मिक समारोह का तार छेड़ दिया। यानी बीजेपी के संकल्प पत्र के इस संकल्प को हिंदू वोटर्स के ध्रुवीकरण की मजबूती की कोशिश समझा जा रहा है। ममता अभी सामुदायिक दुर्गा पूजा आयोजनों के लिए 50,000 रुपए की सहायता देती है। इसके साथ ही बीजेपी ने पुरोहितों का भत्ता 30,000 करने का वादा किया है। टीएमसी पुरोहितों को 8,000 की जगह 10,000 रुपए भत्ता देने का वादा कर रही है। पूरे देश भर में बेरोक टोक हर धर्म का त्योहार मनाया जाए, विशेषकर सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा का त्योहार मनाने के लिए भाजपा सरकार बनने के बाद किसी को कोर्ट की मदद की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन ममता दीदी खेल समझ गई। हिंदू वोटर्स को रिझाने की कोशिश पहले से ज्यादा तेज है। नंदीग्राम दौरे के दौरान ममता ने 20 से ज्यादा मंदिरों की पूजा अर्चना में हिस्सा लिया। हर रैली के मंच से ममता चंडी पाठ कर रही हैं, बोलती हैं, उनसे बड़ा हिंदू भला कौन है। दोनों पार्टियों ने वादों का अपना अपना पिटारा खोल दिया है। वादों की रेस में कोई किसी से कम नहीं है। ममता माँ कैंटीन चला रही हैं, बीजेपी अन्नपूर्णा कैंटीन चलाएगी। ममता ने विधवा पेंशन 1,000 रुपए देने का वादा किया, बीजेपी ने 3,000 का। ममता ने ओबीसी में महेशी, तामुल, तेली, शाह को आरक्षण देने का वादा किया, बीजेपी ने भी इन्हें आरक्षण देने का भरोसा दिया। ममता ने छोटे किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपए सालाना रकम देने का वादा किया है, बीजेपी ने भी किसानों को 10,000 रुपए देने की बात कही है। ममता ने ओबीसी, दलित और आदिवासी परिवार को साल के 12,000 रुपए ट्रांसफर करने का वादा किया है। बीजेपी ने दलित और पिछड़े वर्ग की छात्राओं को 3 से 5,000 रुपए तक आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। ममता कह रही है कि छात्रों को क्रेडिट कार्ड देंगी, बीजेपी कह रही है छात्राओं की पढ़ाई फ्री होगी। ममता का 25 लाख घर बनाने और हर घर में साफ पानी का वादा है। बीजेपी 11,000 करोड़ का सोनार बांग्ला फंड बनाने का ऐलान कर चुकी है। यानी मुकाबला जबरदस्त है। बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड हो या फिर सोनार बांग्ला का नारा, टीएमसी कार्ड के साथ तैयार है। मैनिफेस्टो में सब जगह को लेकर सब कुछ मिलेगा और स्पेशली फॉर महिला के लिए जो 33% जो संरक्षण किया है और जो महिला बस में अगर जाएगा वो भी फ्री कर दिया। बहुत सारा महिला के लिए किया है, KG to PG पूरा फ्री एजुकेशन बहुत ही बढ़िया है। किसानों के लिए, युवा के लिए, गरीबों के लिए, सबके लिए, पूरा परिवार के लिए। ये मैनिफेस्टो वो लोग बोलते हैं एश्योरेंस, लेकिन हमें तो लगता है ये जुमला है। 14 साल में वो लोग बताए थे कि वो लोग 15 लाख हर परिवार को देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने बताए थे कि वो 2 करोड़ नौकरी हर साल देश के लोगों को देंगे, वो बताए नहीं है। वो अभी बोल रहे हैं कि वो CAA बांग्ला के कैबिनेट में अप्रूव करेगा, ये भी जुमला है। 10 साल बंगाल। बीजेपी ममता पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती है। ममता मंच से दुर्गा पाठ करती है। बीजेपी मतुआ समुदाय को साधती है। टीएमसी CAA का मुद्दा उठाती है। बीजेपी घुसपैठ पर घेरती है। टीएमसी कहती है केंद्र में बीजेपी सरकार है, घुसपैठ क्यों नहीं रोकती। टीएमसी आदिवासी और दलितों के साथ चुनावी वादे करती है। जाति का यही कार्ड बीजेपी भी खेल रही है। बीजेपी सोनार बांग्ला का नारा देती है। टीएमसी बदहाल आर्थिक हालत पर आईना दिखाती है। दीदी और बीजेपी के बीच इन महीन चुनावी चालों को समझना आसान नहीं है। देखते जाइए, परखते जाइए, क्योंकि पूरे 5 साल के बाद आंकलन करने का मौका जनता जनार्दन के पास है। कोलकाता से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो।